गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपके इंटरनल असेसमेंट 5th में एसएसटी सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं, इसका रिवीजन करने जा रहे हैं। उससे पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर लिखिए। कुनेन नामक दवा बनाई गई है, किस वृक्ष से बनाई है? चिकिल वृक्ष से, सिनकोना वृक्ष से, नीम वृक्ष से या ताड़ वृक्ष से? तो इसका सही उत्तर है सिनकोना वृक्ष से। सेकेंड है वालपेराइजो बंदरगाह है, कहाँ पर है ये? चिली में है, ब्राज़ील में है, सूरीनाम में है या पेरू में? तो इसका सही उत्तर है चिली में। थर्ड है बंगाल विभाजन किया गया, किस किस लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा किया, लॉर्ड कर्जन द्वारा किया, लॉर्ड हेस्टिंग्स द्वारा किया या लॉर्ड विलियम बेंटिंक द्वारा किया? तो इसका राइट आंसर है लॉर्ड कर्जन। मतलब बंगाल का विभाजन किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने। फोर्थ क्वेश्चन है कि 1908 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक को गिरफ्तार करके कहाँ निष्कासित किया गया था? श्रीलंका में, चीन में, बर्मा में या जापान में? तो इसका राइट आंसर है बर्मा में। मतलब 1908 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक को गिरफ्तार करके बर्मा में निष्कासित किया गया था। फिफ्थ क्वेश्चन है जर्मनी में 1907 में भारतीय ध्वज किसने फहराया था? श्रीमती भीकाजी कामा ने, लाला हरदयाल ने, श्रीमती एनी बेसेंट ने या लाला लाजपत राय ने? इसका राइट आंसर है श्रीमती भीकाजी कामा। मतलब जर्मनी में 1907 में भारतीय ध्वज फहराया था श्रीमती भीकाजी कामा ने। ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। अब फिर अगला रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें पहला है कलकत्ता में सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने खालिस्तान की स्थापना की थी। कलकत्ता में सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किसकी स्थापना की थी बच्चों? इंडियन एसोसिएशन की। फिर है खालिस्तान ने कांग्रेस की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। कांग्रेस की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका किसने अदा की थी? A.O. हामू ने। थर्ड है संसार में सर्वाधिक गन्ना खालिस्तान देश से होता है। किस देश से होता है संसार में सर्वाधिक गन्ना? ब्राजील में। इसके बाद फोर्थ है देश और देश दक्षिण अमेरिका के प्रमुख खाद्यान्न। मतलब दक्षिण अमेरिका के प्रमुख खाद्यान्न कौन कौन से हैं? गेहूं और मक्का। फिफ्थ है देवनारायण तिवारी को खालिस्तान फांसी दी गई थी। कहाँ पर फांसी दी गई थी देवनारायण तिवारी को? जबलपुर में। ओके, ये अपने ऑब्जेक्टिव हो गए। क्वेश्चन आंसर पे आते हैं। नकदी फसलें किसे कहते हैं? उदाहरण सहित लिखना है। तो खाद्यान्न के अलावा ऐसी फसलें जिनके उत्पादन से अधिक नगद आय प्राप्त होती है नकदी फसलें कहलाती है, जैसे कहवा, गन्ना, कोको और केला। मतलब ऐसी फसलें जिनके उत्पादन से हमको नगद आय मिले, मतलब समझते ना आप, नगद आय जिसमें रुपये ही हमें तुरंत मिले, वो नकदी फसलें कहलाती है। जैसे कहवा, गन्ना, कोको, केला, इनका क्या होता है? हम इनका निर्यात भी कर सकते हैं, जिसके कारण हमें नगद आय मिलती है। इस कारण इन फसलों को हम नकदी फसलें भी कहते हैं। फोर्थ क्वेश्चन आता है दक्षिण अमेरिका के मत्स्य उद्योग की प्रमुख विशेषता लिखो। तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के चारों समुद्र तट होने से यहाँ मछलियों की विपुल भंडार है। मतलब यहाँ बहुत अधिक मात्रा में मछलियाँ हैं। पश्चिम में प्रशांत महासागर के तट पर मछलियाँ भारी मात्रा में मिलती है। इतनी मछलियों की खपत यहाँ न होने से भारी मात्रा में इन्हें विदेशों को निर्यात किया जाता है, जिससे विदेशी मुद्रा भी मिलती है। मतलब दक्षिण अमेरिका का जो महाद्वीप है वो चारों ओर कैसे घिरा हुआ है बच्चों? समुद्र से। और यहाँ पर मछलियाँ बहुत ज़्यादा मात्रा में है। विपुल भंडार है मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में। जबकि पश्चिम में प्रशांत महासागर के तट पर भी मछलियाँ बहुत मात्रा में। इतनी मछली की खपत यहाँ न होने से, मतलब इतनी मछली है कि यहाँ तो यूज़ हो ही जाती है और उनको विदेशों में भी हम भेज सकते हैं। इससे हमें क्या मिलती है बच्चों? विदेशी मुद्रा मिलती है। आयात निर्यात आप समझते हैं ना? आयात मतलब विदेशों से सामान मंगवाना और निर्यात मतलब विदेशों में सामान भेजना। तो यहाँ बहुत अधिक मात्रा में मछली उत्पन्न होती है, जिसके कारण हम इनको विदेश में भी भेज सकते हैं। इस कारण यहाँ विदेशी मुद्रा मिलती है। फिफ्थ क्वेश्चन है कि दक्षिण अमेरिका में पाए जाने वाले प्रमुख खनिजों का वर्णन करना है। तो यहाँ पे 8 खनिज दे रखे हैं। दक्षिण अफ्रीका में पहला होता है कोयला। ये कहाँ कहाँ मिलता है? अर्जेंटीना में, ब्राज़ील में, कोलंबिया में। दूसरा है सोना। ये कहाँ कहाँ मिलता है? अर्जेंटीना, ब्राज़ील, चिली और कोलंबिया में। तीसरा है इक्वेडोरा चांदी। ये पेरू संसार का चौथा बड़ा उत्पादक है। ये भी अर्जेंटीना, चाइना, चिली और इक्वेडोर में मिलता है। फोर्थ नंबर पर फिर आता है बच्चों बॉक्साइट। बॉक्साइट मिलता है फिर ब्राज़ील में, अर्जेंटीना में, सूरीनाम में और गया में। उसके बाद आता है हीरा। हीरा कहाँ मिलता है? गया और वेनेजुएला में। उसके बाद 6 नंबर पे आता है बच्चों पेट्रोलियम। ये मिलता है अर्जेंटीना में, वेनेजुएला में, चिली में, ब्राज़ील, इक्वेडोर और पेरू में। उसके बाद आता है टीन। ये मिलता है बोलीविया में और वेनेजुएला में। फिर 8 नंबर पे आता है मैग्नीज। ये मिलता है हमको ब्राज़ील, वेनेजुएला। ये संसार का चौथा बड़ा उत्पादक देश है मैग्नीज के में वेनेजुएला। इसके बाद दक्षिण अमेरिका में उपयुक्त खनिजों के अलावा सीसा भी है, जस्ता भी है, पन्ना भी है, गंधक, एंटीमनी, यूरेनियम, प्लेटिनियम आदि का भी उत्पादन किया जाता है। तो हमने ये सारे दक्षिण अमेरिका में जितने भी खनिज होते हैं उनका वर्णन हमने यहाँ पर देखा। अब आते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन पे। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था?
तो कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में आयोजित किया गया था। कांग्रेस का जो फर्स्ट अधिवेशन था वो मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में आयोजित हुआ था। फिर हमें लिखना है बंगाल विभाजन के कारण। लॉर्ड कर्जन के समय बंगाल सहित भारत के अनेक देशों में क्रांतिकारी एवं राष्ट्रवादी गतिविधियों में वृद्धि हो रही थी। इसके लिए उसने फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई। अतः उसने 1905 ईस्वी में बंगाल को 2 भागों में विभाजित कर दिया। बंगाल का विभाजन क्यों हुआ था? उस समय लॉर्ड कर्जन था जिसने बंगाल सहित भारत के अनेक भागों में क्या हो रही थी, क्रांतिकारी गतिविधियां हो रही थी। सबको पता है उस समय अंग्रेजों का शासन था और सभी से मुक्त होने के लिए विभिन्न क्रांतिकारी गतिविधियां कर रहे थे। इसलिए उन्होंने लॉर्ड कर्जन ने हमारे ही देश के लोगों में फूट डाली और शासन करो की नीति अपनाई। अतः उसने 1905 में बंगाल को 2 भागों में विभाजित कर दिया। फिर आता है बच्चों 8th नंबर का क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की मुख्य आरंभिक मांगे क्या थी? अपनी स्थापना के आरंभिक वर्षों में कांग्रेस ने नरम नीति अपनाई थी। इसलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की मुख्य आरंभिक मांगे इस प्रकार थी। पहली थी कि प्रांतीय और केंद्रीय विधायी परिषदों में भारतीयों का प्रतिनिधित्व, मतलब जो प्रांत और केंद्र है कि जो विधानसभा परिषद है उसमें भारतीयों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। दूसरा, भारत में इंडियन सिविल सर्विस परीक्षाओं का आयोजन और उसके लिए अधिकतम आयु सीमा बढ़ाना, मतलब जो इंडियन सिविल सर्विस परीक्षा है वो भारत में आयोजित की जानी चाहिए और उसके लिए जो आयु सीमा है वो बढ़ानी चाहिए। थर्ड था शिक्षा का प्रचार प्रसार। फिर था फोर्थ, भारत का औद्योगिक विकास। फिफ्थ था किसानों को कर्ज में राहत मिलना और छठा था हथियार कानूनों में संशोधन। ये सारी मांगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने की थी। इसके बाद 9th नंबर का क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के प्रमुख क्रांतिकारी के नाम लिखो। हमारे मध्य प्रदेश ने भी इन क्रांतिकारी गतिविधियों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। उसमें किस किस के नाम है? चंद्रशेखर आजाद के, ठाकुर यशवंत सिंह के, देवनारायण तिवारी एवं दलपत राय मध्य प्रदेश के प्रमुख क्रांतिकारी थे। टेंथ नंबर का क्वेश्चन आता है बच्चों, विदेशों में क्रांतिकारी गतिविधियों का वर्णन करना है। मतलब हमारे देश में तो हो रही थी, विदेश में क्या क्या क्रांतिकारी गतिविधियां हो रही थी। सबसे पहले श्यामजी वर्मा ने 1905 में लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना की। यह विदेशों में क्रांतिकारी गतिविधियों का केंद्र बना। संयुक्त राज्य अमेरिका ने 1913 ईस्वी में गदर पार्टी की स्थापना की। लाला हरदयाल इस पार्टी के प्रमुख कार्यकर्ता थे। गदर नामक पत्रिका का भी प्रकाशन हुआ जिसमें अंग्रेजों के अत्याचार और शोषण का खुला विरोध किया गया। 1907 ईस्वी में जर्मनी के स्टुटगार्ट में अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी सम्मेलन में सर्वप्रथम मैडम कामा ने भारत की स्वतंत्रता की कल्पना के साथ भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। मतलब विदेश में क्रांतिकारी गतिविधियां क्या क्या हो रही थी। तो सबसे पहले तो श्यामजी वर्मा ने 1905 में लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना की थी। ये विदेशों में क्रांतिकारी गतिविधियों का केंद्र थी। संयुक्त राज्य अमेरिका में 1913 में कौन सी पार्टी की स्थापना की बच्चों? गदर पार्टी। और इस पार्टी के प्रमुख कार्यकर्ता कौन थे? लाला हरदयाल। उन्होंने गदर नामक पत्रिका का भी प्रकाशन करा जिसमें क्या क्या बताया गया था कि अंग्रेज पे किस प्रकार के अत्याचार हो रहे हैं, है ना, और अंग्रेज जो हमारे ऊपर शोषण कर रहे थे उसका विरोध किया गया था। 1907 में जर्मनी के स्टुटगार्ट में अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी सम्मेलन में सबसे पहले मैडम कामा ने भारत की स्वतंत्रता की कल्पना के साथ भारतीय राष्ट्रीय ध्वज भी फहराया था। 11 नंबर का क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन बच्चों, क्रांतिकारी आंदोलन के उदय के क्या कारण थे? क्रांतिकारी आंदोलन किसी एक कारण का परिणाम नहीं था वरन अनेक कारणों से इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसके इस प्रकार है। मतलब अगर हम क्रांतिकारी आंदोलन की बात करें तो वो किसी एक कारण नहीं हुआ था, उसमें बहुत सारे कारण थे। जैसे पहला था कि आर्थिक असंतोष, हमारे देश की जो जनता थी उसमें आर्थिक असंतोष हो गया था। क्यों? क्योंकि 19वीं सदी के अंत में तथा 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में भारत में कई बार अकाल महामारी का प्रकोप हुआ। अकाल समझते हैं ना, सूखा पड़ना, मतलब है ना, कुछ भी अनाज उत्पन्न नहीं होना। और महामारी जो अभी चल रही है, हमने देखा कोरोना का प्रकोप पूरे पिछले साल वर्ष भर से, इसी कारण आप लोग घर पर बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं। तो उस समय भी कुछ इतनी ज़्यादा खतरनाक तो नहीं, लेकिन कुछ दूसरी महामारी का प्रकोप हुआ था। ऐसे अवसर पर ब्रिटिश सरकार ने क्या करा, जनता की अपेक्षा की, मतलब उनका साथ देने की अपेक्षा, उनके ऊपर ध्यान नहीं दिया। इस कारण भारतीयों में असंतोष बढ़ा। सेकेंड था लॉर्ड कर्जन की प्रतिक्रियावादी नीति। लॉर्ड कर्जन ने कैसी नीति अपनाई? लॉर्ड कर्जन की इस नीति ने भारतीयों में असंतोष को बढ़ा दिया। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 ईस्वी में सीनेट की व्यवस्था से शिक्षित भारतीयों में असंतोष उत्पन्न हो गया। सरकारी गोपनीयता अधिनियम और कलकत्ता के कॉरपोरेशन अधिनियम ने जनसाधारण में असंतोष बढ़ा दिया। मतलब लॉर्ड कर्जन की कौन सी नीति थी? लॉर्ड कर्जन ने प्रतिक्रियावादी नीति अपनाई। इससे क्या हुआ, जो हमारे भारतीय थे उनमें असंतोष बढ़ गया। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 ईस्वी में सीनेट की व्यवस्था से शिक्षित भारतीयों में भी असंतोष हो गया और सरकारी गोपनीयता अधिनियम और कलकत्ता के कॉरपोरेशन अधिनियम ने इन जनसाधारण में असंतोष बढ़ा दिया।
थर्ड नंबर पे आता है बच्चों बंगाल विभाजन, जो भी अपन ने ऊपर भी पढ़ा कि बंगाल विभाजन हुआ था। तो कर्जन का सबसे ज़्यादा घृणित कार्य था बंगाल को 2 भागों में विभाजित करना। उसने बंगाल को 2 भागों में विभाजित कर दिया। इस घटना से क्या हुआ, पूरा राष्ट्र उत्तेजित हो गया। इससे भारतीय युवाओं में त्याग व बलिदान की भावना जागृत हुई। मतलब भारतीय युवाओं के मन में ये भावना आ गई कि अब हमें कैसे भी करके अपने देश को आज़ाद कराना, चाहे इसके लिए हमें अपना बलिदान ही क्यों ना करना पड़े, क्योंकि उन्हें समझ में आ गया था कि अंग्रेज उनके हित में कुछ भी करने वाले नहीं हैं। फोर्थ आता है फिर अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का प्रभाव। तो 19वीं सदी में विश्व में अनेक देशों में क्रांतियाँ हुई और उनमें राष्ट्रीयता और स्वतंत्रता प्राप्ति की होड़ लग गई। इसमें अमेरिका, फ्रांस, इटली, जर्मनी, आयरलैंड के स्वाधीनता संग्राम और उनके परिणाम भारतीय क्रांतिकारियों के लिए प्रेरणादायक बने। तो यही सब कारण थे जिसमें क्रांतिकारी आंदोलन के उदय हुए। ये सब हमने पढ़ लिए हैं। तो आपका इस प्रकार से यहाँ पे खत्म हो जाते हैं सारे असेसमेंट। तो आप अच्छे से अपने एग्जाम की प्रिपरेशन करिए। ओके, गुड बाय।